कैपिटल स्ट्रक्चर। आज की क्लास का यहाँ पे टॉपिक शुरू होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जैसे बॉडी में स्ट्रक्चर की बात करें तो बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। ऑर्गन्स हैं, हमारे पास बोन्स हैं, हमारे पास सेल्स हैं, हमारे पास ब्लड है। तो ये सारे क्या हैं? स्ट्रक्चर है, एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है। तो ऐसी ही कंपनी में जो उसकी कैपिटल है, कैपिटल के भी स्ट्रक्चर हैं। अब कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी भी हो सकता है, थोड़ा बहुत प्रेफरेंस का स्टॉक भी हो सकता है, डिबेंचर यानी लोन भी हो सकता है, अदर सोर्स भी हो सकते हैं जैसे कि रिटेन अर्निंग। तो अगर कंपनी ने अपने बिजनेस में 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो हम ये पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, कैपिटल स्ट्रक्चर कि उसने 100 करोड़ में स्ट्रक्चरिंग कैसे करी हुई है, कितना पैसा कहाँ कहाँ लगाया हुआ है, ये हम पढ़ रहे हैं। राइट, ये है कैपिटल स्ट्रक्चर। दिस इज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमें क्या बोलता है, हमें क्या पढ़ना है? मीनिंग देखो क्या कहती है मीनिंग। तो मीनिंग के अगर हम पढ़ें व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, इसकी मीनिंग क्या है, तो देखो मीनिंग क्या कहती है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स। कितना आपने खुद अपनी जेब से लगाया है और कितना आपने उधार लेके लगाया है, इसी के मिक्सचर को, इसी के प्रपोर्शन को हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। आगे और क्या लिखा हुआ है? कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी सेट टू बी ऑप्टिमल व्हेन द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इज इन सच, इस फॉर्म में रहेंगे दैट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ऐसा स्ट्रक्चरिंग करो, इतना डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन करो कि कुल मिला के आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज हो। शेयर होल्डर कौन है? जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है। तो एक फॉर्मूला होता है डेट इक्विटी रेशो, ये आपके अकाउंट्स में भी यूज होगा। डेट अपॉन इक्विटी, कितना आपने उधार ले रखा है और कितना आपका अपनी जेब से लगा है। तो ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर में हम क्या समझ गए कि पूरी कैपिटल जो कंपनी की है, चाहे वो 100 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या है? प्रपोर्शन है। कुछ डेट लगा है, कुछ इक्विटी लगा है। डेट में भी आपने कितना लोन लिया है, कितना डिबेंचर से पैसे लिए हैं। इक्विटी में कितना आपने प्रेफरेंस शेयर है, कितना इक्विटी शेयर है, कितना आपने खुद अपनी जेब से लगाया है। तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ये पूछता है एग्जाम में कि फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी हम जब कंपनी में अपनी कैपिटल डिसाइड करते हैं तो हम किन किन बातों को लेके चलते हैं। तो वी हैव 9 फैक्टर्स। तो 9 एग्जाम में आपको कभी भी लिख के नहीं आना। एग्जाम में हम देखेंगे कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट। मैक्सिमम इट कुड आस्क 6 मार्क्स, तो हम 6 पॉइंट लिख के आएंगे। 9 पॉइंट्स आपकी नॉलेज के लिए, आपको 6 पॉइंट याद रखने। फर्स्ट पॉइंट देखो, पहला फैक्टर है कैश फ्लो पोजीशन। भाई अब आप ये देखो, अगर आपको इमीडिएट कैश चाहिए तो आप डेट रख लो, क्योंकि आपको इमीडिएट पैसा उधार से मिल जाता है। इक्विटी में पैसा टाइम देना पड़ता है, उसमें प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है, तो इट वुड टेक टाइम। तो कैश तो अगर आपके पास बिल्कुल भी कैश नहीं है तो गो टू द डेट पोर्शन। थोड़ा बहुत कैश है, यू कैन मैनेज फॉर अ फ्यू टाइम, देन यू कैन गो टू द इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेट, अब क्योंकि उधार आप लेते हो तो उसकी कॉस्ट होती है। तो हर उधार कोर्स की सोर्स की कॉस्ट होती है। जैसे डिवेंचर वालों को इंटरेस्ट देना है, लोन लोगे तो इनको इंटरेस्ट देना है, बॉन्ड्स इशू करोगे तो इंटरेस्ट देना है। तो कॉस्ट हर एलिमेंट की कॉस्ट है। तो जिसमें कॉस्ट आपकी कम पड़े, जिस डेट में कॉस्ट कम पड़े, वो डेट बढ़िया है। थर्ड पॉइंट कहता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप ये देख लो कि किस फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ज़्यादा है। अगर आपको इक्विटी इशू करके हेडेक कम है, रिटर्न आपका डाइल्यूट नहीं होता और आपका पैसा बना रहता है, तो गो फॉर द इक्विटी ऑप्शंस। नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये फॉर्मूला कहता है कि कितना पैसा अर्निंग का इंटरेस्ट की फॉर्म में चला जाता है। फॉर्मूला कहता है EBIT अपॉन इंटरेस्ट, यानी पूरी अर्निंग का कितना हिस्सा इंटरेस्ट में आप पे कर देते हो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो अगर जितना अच्छा होगा, इसका मतलब आप मैक्सिमम पैसा कवर कर लेते हो अपने इंटरेस्ट को पे करने के लिए। ज़्यादा आप ब्याज में पैसे वेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी स्ट्रक्चरिंग ठीक नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है कंट्रोल। अब अगर आप शेयर इशू करते हो तो शेयर का मतलब हिस्सा होता है।
पहले आप 2 लोग कंपनी में हिस्सेदारी थे, अगर आपने और शेयर इशू करे तो 3 लोग और शेयर होल्डर बन जाएंगे, तो आपका हिस्सा जो है, जो फुल आप प्रॉफिट बांटते थे उसके हिस्सेदार ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपका प्रपोर्शन कम मिलेगा, राइट। तो कंट्रोल को डाइल्यूट नहीं करना चाहते, डेट इशू कर दो। कंट्रोल डाइल्यूट करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इक्विटी से पैसा रेस कर सकते हो। उसके बाद टैक्स रेट। टैक्स का रेट मतलब कहता है कि आपको, अगर आप टैक्स की सेविंग करना चाहते हैं तो टैक्स सेविंग के लिए डेट एलिमेंट बेटर माना जाता है, क्योंकि डेट से आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट होती है, और जितना इंटरेस्ट पे करोगे आपका प्रॉफिट कम आएगा और आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, यानी डेट इज अ टैक्स सेविंग एलिमेंट। अगर सिर्फ इक्विटी होगा तो आप टैक्स की सेविंग नहीं कर पाओगे। फ्लेक्सिबिलिटी, जो सोर्स फ्लेक्सिबल हो, एडजस्टेबल हो, वो सोर्स बेटर है। स्टॉक मार्केट में देखना पड़ेगा कंडीशन कैसी है, जैसे 2020-21 सेशन में मार्केट से पैसा उठाना इम्पॉसिबल है, तो आपको फिर डेट एलिमेंट ही लेना पड़ेगा। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब आप ये देख लो कि मार्केट में कंपनी लॉ क्या कहता है, आरबीआई की गाइडलाइन क्या कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या, इन सब चीजों को, ये 9 पॉइंट्स को देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा सोर्स बेटर है, कौन सा स्ट्रक्चर बेटर है, और हमें अपनी कंपनी के लिए किस स्ट्रक्चरिंग में कितना पैसा रखना है। दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होती है, ध्यान से देखेंगे। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मींस टू रेज फिक्स कॉस्ट कैपिटल। आप क्या इशू करना चाह रहे हैं, फिक्स कॉस्ट कैपिटल, borrowed capital and preference share capital on the basis of equity share capital so as to increase the income of equity shareholders। आप अपने पूरे स्ट्रक्चर में, पूरी कैपिटल स्ट्रक्चर में आप किसको बढ़ा रहे हैं, किसको बढ़ा रहे हैं, फिक्स कॉस्ट कैपिटल को ऐसे बढ़ा रहे हैं ताकि किसका बेनिफिट हो, इक्विटी शेयर होल्डर वालों का। Although it is possible only when the rate of return of the company is greater than rate of interest borrowed capital। ये तभी पॉसिबल है जब आप कमाओ ज्यादा, आप कमाओ ज्यादा और आप पे करो कम, तब ये पॉसिबल है, राइट। तो ऑल्दो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी इज ग्रेटर देन रेट ऑफ रिटर्न borrowed कैपिटल और द रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मतलब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हम किसे बोलते हैं, शेयर होल्डर्स को ध्यान में रख के हम अपने फिक्स कॉस्ट कैपिटल को इतना रखें, घटाएं बढ़ाएं कि अल्टीमेटली जो अर्निंग पर शेयर है या रिटर्न ऑन इक्विटी है हमेशा ज्यादा आए हर केस में। ये न्यूमेरिकल का पार्ट है, न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो देखेंगे, राइट। तो इसको मिला के हम इक्विटी से हम प्रपोर्शन ढूंढते हैं फिक्स कॉस्ट का कि हम अपनी कैपिटल में कितना रखें ताकि अल्टीमेटली इक्विटी शेयर वालों का क्या हो, बेनिफिट हो। क्लियर, इसी को बोलते हैं क्या, बताओ, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ठीक है। चलो फिर उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन है, मैंने आपको बताया, हम डिस्कस बाद में करेंगे। लेवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लीवरेज क्या है ना, ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है, ये प्रैक्टिकल पोर्शन है। एक क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल देखेंगे, राइट। इसके 2 केसेस हैं वो हम कवर करेंगे। नाउ कम टू दी कैपिटल। कैपिटल प्रोपोर्शन पे हम लोग आ जाते हैं, कैपिटल कंपनी में कितनी लगी होती है और वो क्या है, राइट। तो कैपिटल हमारे पास देखो 2 टाइप की होती है। कैपिटल हमारे पास कितनी होती है बिजनेस में, 2 टाइप की होती है, एक फिक्स कैपिटल, तो दूसरा हमारे पास होगी वर्किंग कैपिटल। पहला हमारे पास क्या है, फिक्स कैपिटल। अब फिक्स कैपिटल क्या है, जैसे मान लो तुम्हें एक जनरल स्टोर ओपन करना है, यू वांट टू ओपन योर ओन जनरल स्टोर, शॉप खोलनी है आपको। तो शॉप खोलने के लिए जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको एक तराजू लेना पड़ेगा, एक क्या लेना पड़ेगा बताओ, एक टेबल लेनी पड़ेगी, एक फ्रिज लेना पड़ेगा, रैक लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे और उसका जो अमाउंट है थोड़ा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर, तो इसे हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल, राइट। फिक्स कैपिटल हो सकता है शॉप भी परचेज करनी पड़ जाए, वैसे तो लोग रेंट पे ले लेते हैं, समझ रहे हो। तो जो भी बिजनेस को ओपन करने के लिए या चलाने के लिए हमें अमाउंट पे करना पड़ता है फॉर वन टाइम बट कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड, दैट इज फिक्स कैपिटल। तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ऑल दीज इन्वेस्टमेंट आर फिक्स कैपिटल। वेरी क्लियर। अब फिर एग्जाम में वही टॉपिक आएगा, क्या, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, फैक्टर्स, फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। अब ये टॉपिक क्या कहता है, ये टॉपिक कहता है कि मुझे कितनी फिक्स कैपिटल रखनी है,
ज्यादा रखनी है कब कम रखनी है ये मुझे डिसाइड करेगा ये 7 फैक्टर्स। अब फिर से वही बात, वी आर डिस्कसिंग 7 फैक्टर्स बट यू आर सपोज टू राइट ओनली मैक्सिमम पॉइंट जितने आपके एग्जाम में हैं, ठीक है। अब देखो आप, फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, पहला क्या बोलता है बताओ, पहला पॉइंट क्या कहता है, नेचर ऑफ बिजनेस, यानी आपका नेचर ऑफ बिजनेस डिसाइड करेगा कैपिटल, फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए कम। मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडस्ट्री खोलोगे तो मशीन लेनी पड़ेगी, ट्रेडिंग खोलोगे मशीन नहीं लेनी पड़ेगी, सर्विस इंडस्ट्री खोलोगे कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा अपने बैठे बैठे, समझ रहे हो। तो मेरे कहने का, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जब खुलती हैं तो बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, ह्यूज अमाउंट। ट्रेडिंग कंपनी को थोड़ा कम, और सर्विस इंडस्ट्री की फिक्स कॉस्ट कैपिटल कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। अब फिर से दूसरा पॉइंट कहता है स्केल ऑफ ऑपरेशन, बड़े लेवल में काम करोगे तो ज्यादा फिक्स कैपिटल, छोटे लेवल में काम करोगे कम कैपिटल, मीडियम लेवल में मीडियम। तो योर स्केल ऑफ ऑपरेशन इज ऑल्सो डिसाइड योर क्वांटम ऑफ फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तीसरा देखो क्या कहता है, चॉइस ऑफ टेक्निक, चॉइस ऑफ टेक्निक, आप किस चॉइस से काम कर रहे हो, मशीन से काम कर रहे हो या लेबर से काम कर रहे हो। मशीन से काम करना चाहते हो तो फिर आपको मशीन लेनी ही पड़ेगी, लेबर से काम कराना चाहते हो मशीन के बिना भी काम हो सकता है, समझ रहे हो। अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो 11th में आपने पढ़ा होगा, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ज़्यादातर काम लेबर से होता है, वर्कर से होता है, तो उनको ह्यूज अमाउंट नहीं लगाना पड़ता। लेकिन अगर आपके पास लेबर कम है, मशीन ज़्यादा है, तो फिर आपको फिक्स कैपिटल में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्लियर। उसके बाद टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में हो जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे भाग रही है तो आपको पैसे टेक्नोलॉजी में लगाना पड़ेगा, आईटी में लगाना पड़ेगा, तो पैसे ज़्यादा चाहिए। टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती ही नहीं, एक बार लगा दो बस उस सिस्टम से काम चलता रहता है, कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, कम करना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है एक्सपेंशन, अगर आपको नजर आता है कि फ्यूचर में आपके ग्रोथ के चांसेस हैं, एक्सपेंशन के चांसेस हैं, पैसे बहुत आप कमा सकते हो, एक और इंडस्ट्री खोल सकते हो, तो यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल, तो आपको पैसे बचा के रखने पड़ेंगे। फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नजर आती है तो पैसे ज़्यादा वरना कम, जैसे आज 2020 में होटल इंडस्ट्री पे सबसे ज़्यादा मार पड़ी है, किसकी, कोविड-19 की, तो उनका फ्यूचर क्या है, उनका फ्यूचर डार्क में है, तो दे विल नॉट गोइंग टू ओपन न्यू ब्रांच, तो उनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अभी फिलहाल नहीं है, तो उनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी नहीं है। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, अगर आपके मार्केट में कोलैबोरेशंस हैं, जैसे एटीएम, एटीएम बेस्ट एग्जांपल है किस चीज का, कोलैबोरेशन का, क्योंकि एटीएम में क्या होता है, एक ही एटीएम में मल्टीपल कस्टमर अपने पैसे निकाल सकता है। एक्सिस बैंक का एटीएम है, आप भी निकाल सकते हो, आईसीआईसी वाले, एचडीएफसी वाले, तो बैंकों का आपस में क्या है, कोलैबोरेशन है। अगर ऐसा कोलैबोरेशन है तो एटीएम आपको खुद अपना खोलने की जरूरत नहीं है, तो फिक्स कैपिटल कम। ऐसा कोलैबोरेशन नहीं होता तो अपना अपना एटीएम लगाओ, फिक्स कैपिटल ज्यादा, राइट। तो ये हमने पूरा कवर अप कर लिया, फिक्स कैपिटल और उसकी कैपिटल का कितना कब रखना है, दैट इज फैक्टर्स, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, वर्किंग कैपिटल। ये क्या होता है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे जो आपको चाहिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, डेली पॉकेट मनी आप बोल सकते हो। तो बिजनेस के एंगल से पॉकेट मनी क्या है, जो मंथली एक्सपेंडिचर्स है उसके, सैलरी देना है, रिपेयर्स कराना है, प्रमोशन करना है, एडवर्टीजमेंट करना है, रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी पे करनी है, तो इन खर्चों को चलाने के लिए आपके पास लिक्विड फॉर्म में पैसे होने चाहिए। तो अमाउंट इन्वेस्ट जो आप करोगे करंट एसेट्स में, जैसे कैश की फॉर्म में कितना रखना है, डेटर्स को कितना रखना है, बैंक में कितना रखना है, यानी डे टू डे बिजनेस को मेंटेन करने के लिए जो कैपिटल चाहिए होती है उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल भी हम ये देख के डिसाइड करेंगे सेवरल फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या है देखो, फिर से हम देखेंगे कितने फैक्टर्स है हमारे पास, वी हैव 8 फैक्टर्स जो ये डिसाइड करेंगे कि हमें कितनी रखनी है। वर्किंग कैपिटल को डिसाइड करने के लिए फिर से हमारे पास वी हैव 8 फैक्टर्स, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल रखने के लिए हम डिसाइड कर रहे हैं बहुत सारे पॉइंट, तो देखो रिपीटेटिव पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पे, देखो नेचर ऑफ ऑपरेशन पीछे भी था, यहाँ भी है, स्केल ऑफ ऑपरेशन वहां भी था, यहाँ भी है, मतलब यानी दोनों पॉइंट सेम है कि बड़ा बिजनेस ज्यादा वर्किंग कैपिटल, छोटा बिजनेस कम, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ज्यादा वर्किंग कैपिटल, सर्विस इंडस्ट्री कम। तो ये दोनों पॉइंट सेम ऐसे हैं जैसे कि फिक्स कैपिटल में हमने पढ़ा था, राइट।
उसके बाद यहाँ पे नई चीज क्या आती है, साइकिल्स। साइकिल क्या है, एक बिजनेस साइकिल होता है, एक प्रोडक्शन साइकिल होता है। बिजनेस साइकिल का मतलब होता है सीजन। सीजन मतलब जैसे अभी सर्दियों में अगर मेरी गारमेंट इंडस्ट्री है तो सर्दियों के कपड़े बिकेंगे, हाफ टी शर्ट तो कोई लेने आएगा नहीं। तो ये क्या होता है, सीजन होता है बिजनेस का, पीक, डिप्रेशन, बूम, समझ रहे हो, फेस्टिव सीजन, ऑफ सीजन, समझ रहे हो। अब जैसे 2020 के बाद मार्केट में हर दुकान में क्या मिलेगा, मास्क, सैनिटाइजर, चाहे वो किसी की भी शॉप हो। तो मास्क सैनिटाइजर की क्या है इस टाइम खपत ज्यादा है, और ये 24 आवर्स 365 डेज की डिमांड है। तो ये बिजनेस साइकिल है, बिजनेस इसका साइकिल अभी चल रहा है। प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है, प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो कितना टाइम लग जाता है आपको प्रोडक्ट बनाने से लेकर के बेचने तक। बनाना होता है, फिर पैकिंग होती है, फिर मार्केटिंग होती है, फिर सेलिंग होती है, फिर कस्टमर बनता है, फिर कस्टमर पैसे देता है, फिर हम पैसों का यूज करते हैं। तो जितना बड़ा प्रोडक्शन साइकिल होगा आपको बीच बीच में वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि आपको पैसे ब्लॉक हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, 2 पॉइंट, क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड। ध्यान से समझेंगे, क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड। ये क्या होता है क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड, बताओ। क्रेडिट अलाउ, क्रेडिट अवेल्ड, डेटर्स और क्रेडिटर्स, ये दो लोग हैं। डेटर्स हमें क्रेडिट, डेटर्स को हम क्रेडिट देते हैं और क्रेडिटर हमें क्रेडिट देता है। मतलब जैसे सपोज करो मैं, आप मुझे फी पे करोगे तो यानी आपकी बुक में मैं क्या हूं, क्रेडिटर। तो हो सकता है कि मैं आपको डिस्काउंट दे दूं, और इसी वे में हम समझते हैं क्रेडिट अलाउड क्रेडिट अवेल। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप मंथ एंड होने पे फीस दे दिया करो, और मैं बोलता हूं बिल्कुल मुझे 31 को फीस चाहिए, यानी मैं आपको क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं देता, मुझे टाइम से पैसे चाहिए। लेकिन कुछ कस्टमर कैसे होते हैं, आप ड्यू डेट के बाद भी 7 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर दे देना, यानी क्रेडिट अलाउ करते हैं। तो अगर आपको कस्टमर जो आपका है, जिससे आप पैसे लेते हो, क्रेडिट आप उसको बिल्कुल नहीं देते, यानी आपको टाइमली पैसे मिल जाते हैं, तो वर्किंग कैपिटल कम मेंटेन करनी पड़ेगी। इसका उल्टा ज्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो डेटर और कस्टमर के एंगल से हम क्या समझ रहे हैं, क्रेडिट अलाउ क्रेडिट अवेल। अगर पीरियड ज्यादा है तो हमें पैसे बीच में नहीं मिलने वाले, तो हमें ज्यादा रखनी है। अगर टाइम टू टाइम पैसे मिलते रहते हैं तो आपको मेंटेन करने की जरूरत कम है, क्योंकि आपके पास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बना रहता है। 8 पॉइंट कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर मार्केट में जहां से आप रॉ मटेरियल लेने जाते हो, जैसे ही कॉल करते हो यानी ऑन डिमांड मिल जाता है, तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। लेकिन पता चला वर्किंग कैपिटल इतनी रखनी पड़ेगी, अगर मार्केट में जाओगे तो ऑन कॉल देगा ही नहीं, वहां एडवांस बुकिंग चलती है, पता चला सामान ही खत्म हो जाता है, तो फिर आपको उसको एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल भी एक डिसाइड करता है कि हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखनी है या कम रखनी है। क्लियर, ये हमारा पूरा हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। पूरी हमने कैपिटल डिस्कस कर ली, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। क्लियर, तो बस यही है हमारा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बचता न्यूमेरिकल को छोड़ के, ठीक है ना। हमने पूरा इसको थॉरली डिस्कस कर लिया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने पूरा पढ़ लिया। एक बार क्विकली रिवाइज भी कर लेते हैं, ठीक है। एक बार क्विकली देख लेते हैं हम क्या क्या हमने पढ़ा था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या रिवाइज करने के टॉपिक हैं। देखो, सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमने क्या पढ़ा, मीनिंग पढ़ा, जिसमें हमने क्या देखा, बताओ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, इट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमम यूजेज एज वेल एज ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। पैसों को कहाँ लगाना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे हमें पैसे बचा के चलना है, कैसे हमें शेयर होल्डर की वेल्थ को इंप्रूव करना है, यही इस चैप्टर ने हमें पढ़ाया। यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है। उसके बाद हमने देखा था ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हम क्यों फाइनेंस को मैनेज करके चलते हैं। शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना है, कॉस्ट को बचाना है, फंड को यूटिलाइज करना है और अपने फंड्स को सेफ रखना है। फिर हमने एक टॉपिक देखा था फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट है। फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और फाइनेंशियल, बताओ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, उसका एक हिस्सा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ब्रॉडर, फाइनेंशियल प्लानिंग इज पार्ट ऑफ इट, राइट।
उसके बाद हमने क्या देखा था बताओ, उसके बाद हमने देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें हमने क्या देखा था भाई, फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है, हम कुछ भी कभी फ्यूचर में हो सकता है, तो उसको हम तैयारी करके चलते हैं। शॉक हो सकता है बिजनेस में कुछ भी, है ना, लिंक करते हैं हम फ्यूचर को प्रेजेंट से। कंट्रोल का काम करता है अगर हम प्लानिंग करके चलते हैं, और जितनी अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको मीट करने के लिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। उसके बाद जो मेन टॉपिक हमारा आ गया था क्या, फाइनेंशियल डिसीजन। कितने डिसीजन लेते हैं हम एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और डिविडेंड। इसका हिंदी मैंने बताया था, क्या कहानी बताई थी बताओ, हिंदी मैंने समझाया था, पैसा कहाँ से लाएं, कौन सा इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल डिसीजन है। पैसा कहाँ लगाएं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। पैसा अगर बांटें या ना बांटें तो ये कौन सा डिसीजन कहलाएगा, डिविडेंड डिसीजन। तीनों के हमने क्या पढ़ लिए थे, फैक्टर अफेक्टिंग इन सब के, कि किन किन पॉइंट्स को हम लेके डिसाइड करते हैं कि पैसा लगाना है तो कितना लगाना है, पैसा नहीं लगाना तो क्यों नहीं लगाना, यानी बहुत सारे पॉइंट्स हमने देख के डिस्कस किया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा, कि एक कंपनी में कितने कैपिटल स्ट्रक्चर होते हैं, डेट है, इक्विटी है, इन सब चीज़ों को देख के डिसाइड करते हैं कितना डेट रखना है, कितना इक्विटी रखना है। इसके भी हमने पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कोई एक बेस पे हम डिसाइड नहीं करते, वी हैव सेवरल फैक्टर्स जिसको हम ध्यान में रख के डिसाइड करते हैं कि हमारी कैपिटल में कौन कौन से फैक्टर्स का होना ज़रूरी है। उसके बाद न्यूमेरिकल पॉइंट आ गया था, न्यूमेरिकल हमने बाद में कवर करने का वादा किया। उसके बाद हमने समझा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होती है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स कॉस्ट कैपिटल को इतना रखना, उसको इतना प्रपोर्शन में लाना, ताकि अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या हो, इंक्रीज हो। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, कैपिटल, कितनी कैपिटल, दो हमारे पास, एक कैपिटल कौन सी थी, फिक्स, और दूसरी कौन सी थी बताइए, वर्किंग। फिक्स कैपिटल कौन सी होती है, जो डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए नहीं चाहिए, वो है वर्किंग। फिक्स कैपिटल वो है जिसको हम एक बार लगा देते हैं बिजनेस में और लॉन्ग टर्म के लिए यूज, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, डिवाइसेस, फर्नीचर, समझ रहे। और वर्किंग कैपिटल क्या है, जो डे टू डे मुझे चाहिए अपने नॉर्मल एक्टिविटी को चलाने के लिए, उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। उसके भी हमने क्या पढ़े थे, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद हमारा एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ था, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट।